आप लोगों का जी के मस्ती एमएस में मैं मित्र सेन नारायण आपका स्वागत करता हूं। जो टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे और उसमें साथ में हम पूरा जीवन परिचय कवियों का, लेखकों का लेकर चल रहे हैं। उसमें आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड पर चर्चा करेंगे, उनका जीवन परिचय पूरा। कई किताबों, कई टीजीटी की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित किताबों से संग्रहित कुछ बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ख़ास करके डॉक्टर सुधीर के अरोरा और रंजीत सिंह जो एलटी ग्रेड वाली पुस्तक थी उससे रिलेटेड। कहने का मतलब ये है, आपको कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो नहीं छूटने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, और लास्ट में कुछ सवाल डॉक्टर सुधीर के अरोरा की पुस्तक से मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जितने भी दिए गए हैं, हमारे पास जो बुक उपलब्ध है। आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग दें। ये अलग बात है कि वीडियो जो है ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ये भी एक अलग बात है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमारी आवाज़ तक सुनेंगे, 2-3-4 बार इस वीडियो को अगर सुन लिया, देख लिया, तो हम वायदा करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में आपका कोई भी क्वेश्चन मैथ्यू आर्नोल्ड से छूटेगा नहीं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में लिखा है, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 को। कब हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म? 24 दिसंबर 1822 को। कहाँ हुआ था? सवाल अब ये आता है, 24 दिसंबर 1822 को जन्म तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लेलहम इन द वैली ऑफ थेम्स। एक नदी है टेम्स नदी, थेम्स भी कहते हैं। थेम्स नदी की घाटियों में एक गांव है लेलहम, जो मिडिल सेक्स शहर, इंग्लैंड में जो शहर मिडिल सेक्स है उसके अंतर्गत एक गांव आता है लेलहम। थेम्स घाटी के लेलहम गांव में मिडिल सेक्स शहर के करीब में इंग्लैंड में हुआ था किसका जन्म? मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 को। पिता इनके डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड थे। मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड थे, और जो रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड जो मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता थे, वो रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी माता मैरी पेनरोज आर्नोल्ड थी। मम्मी क्या थी? मैरी पेनरोज आर्नोल्ड थी, जो डॉटर ऑफ एन एंग्लिकन क्लर्जीमैन, वो एक पादरी की बेटी थी। कौन? मैरी पेनरोज आर्नोल्ड, जो मैथ्यू आर्नोल्ड की मम्मी, और थॉमस आर्नोल्ड की पत्नी, जो एक एंग्लिकन पादरी की पुत्री थी। अब इनकी शादी किसके साथ में हुई है मैथ्यू आर्नोल्ड की? फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन के साथ में शादी हुई। फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन के साथ में शादी हुई, और फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन के पिता जो थे वो एक जज थे, इमिनेंट जज, बहुत ही प्रसिद्ध जज थे। किसके पिता? मैथ्यू आर्नोल्ड की पत्नी फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन के पिता जो थे वो एक प्रसिद्ध जज थे। और शादी इनकी कब हुई थी मैथ्यू आर्नोल्ड की? मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ था, 24 दिसंबर को। शादी हुई थी 1851 को। कब हुई? 1851 को। तो पिता हो गए थॉमस आर्नोल्ड, माता हो गई मैरी पेनरोज आर्नोल्ड, और पत्नी हो गई फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन 1851। अब इनका व्यवसाय क्या है? किस व्यवसाय से जाना जाता है? तो एक विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक यानी समालोचक के रूप पर, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। एक कवि और एक समालोचक के रूप में जाने जाते हैं विक्टोरियन एज के। मृत्यु कब हुई? 15 अप्रैल, इसमें अप्रैल लिखा है सिर्फ, हम बता रहे हैं 15 अप्रैल 1888 को बसंत ऋतु थी अप्रैल में, और लिवरपूल स्थान था जहाँ ये हार्ट अटैक के कारण मर गए।
मैथ्यू अर्नोल्ड जो 24 दिसंबर 1822 में पैदा हुए थे, उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1888 में वसंत ऋतु में लिवरपूल स्थान पर हुई। इनका हृदय आघात हुआ। और कैसे हुआ? ये उस लिवरपूल में एक ट्रैम कार पकड़ रहे थे। क्या पकड़ रहे थे? ट्रैम कार को दौड़ा रहे थे। मतलब उसमें लिवरपूल में ट्रैम कार को दौड़ा रहे थे, उसी समय इन्हें आघात हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। और दौड़ा इसलिए रहे थे क्योंकि वो ट्रैम कार को पकड़ना चाह रहे थे। और इनको दफनाया गया लेलहम, मानी जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव में इनको दफनाया गया। विद दी 3 सन्स, 2 बच्चों के साथ में, हुज अर्ली लॉस हैज सोप्ड हिज लाइफ, जो पहले ही इस जिंदगी में अपने 3 बच्चों की इनकी मृत्यु अपने सामने जहाँ इनके दफनाए गए थे, वो 3 बच्चे इनके जीवन में जहाँ उन बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी वहीं पर इनको भी दफनाया गया लेलहम में। तो ये तो इनका कुछ इंट्रोडक्शन था। 24 अगस्त 1822 को मृत्यु, 15 अप्रैल 1888 में इस बसंत ऋतु में लिवरपूल में इनकी मृत्यु, दफनाया गया लेलहम में। और विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक, पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड, मम्मी का नाम मैरी पेनरोज अर्नोल्ड और पत्नी फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन, जो एक प्रसिद्ध जज की पुत्री थी। तो ये तो इनका जीवन परिचय शॉर्टकट। अब थोड़े बिंदु, पहला बिंदु देखिएगा, लिखा है उनके पिता जो एक युवा क्लर्जीमैन थे। इनके पिता क्या थे? पादरी थे, युवा पादरीमैन, प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। एक पादरी थे, प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे और इतिहासकार भी थे। इनके पिता बहुत पढ़े लिखे थे। क्या क्या थे इनके पिताजी? एक तो ये पादरी थे, पुजारी थे और शिक्षा शास्त्री थे और इतिहासकार भी थे। फिर 1822 में जब ये इनका जन्म हुआ, फिर डेट आई 1828 में इनका दाखिला रग्बी स्कूल में कराया गया। 1822 में जन्म हुआ, 1828 में कहाँ एडमिशन कराया गया? रग्बी स्कूल में कराया गया, जहाँ उसके पिता 1821 से हेडमास्टर थे। 1828 में इनका दाखिला कराया गया रग्बी स्कूल में और 1821 से इनके पिता पहले ही से वहाँ हेडमास्टर थे और उसी स्कूल में इनका दाखिला कराया गया। और ये अपने पिता जब ये हेडमास्टर बने थे 1821 में, उसके 1 साल बाद इनका जन्म हुआ। उसकी पुरस्कृत कविता, पिता 1821 से हेडमास्टर थे, उसकी पुरस्कृत कविता एलारिक एट होम, कौन सी? इनकी एक कविता थी एलारिक एट होम, जिसको पुरस्कार भी मिला, जिसको रग्बी में ही प्रकाशित कराया गया। मतलब रग्बी स्कूल में ये कविता जो इनकी थी, क्या? एलारिक एट होम। याद रख लो कौन सी कविता, पुरस्कृत कविता रग्बी स्कूल में प्रकाशित कराई गई? एलारिक एट होम। कौन सी कविता? एलारिक एट होम। तो ये तो घटना घटी 1828 में, इनको दाखिला, एलारिक कविता और इनके पिता वहीं हेडमास्टर थे। फिर 1833 में उसके पिता ने लेक कंट्री में एक समर कॉटेज बनाई, मतलब एक ग्रीष्मकालीन कुटिया बनाई। ग्रीष्मकालीन मतलब ग्रीष्म ऋतु गुजारने के लिए उन्होंने एक कुटिया बनाई और जहां उसकी दोस्ती जो है डोरोथी मतलब वर्ड्सवर्थ की बहन और वर्ड्सवर्थ से हुई। किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की, 1833 में। अगला पॉइंट 1841 में उसने बैलियोल कॉलेज के लिए उसने एक ओपन स्कॉलरशिप जीती। मतलब बैलियोल स्कूल में एडमिशन के लिए उसने एक ओपन स्कॉलरशिप जीती, मतलब परीक्षा के दौरान फर्स्ट आए, इसमें इनको स्कॉलरशिप जीती। किसी स्कूल के लिए? बैलियोल कॉलेज के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1841 में उसने ओपन स्कॉलरशिप किस विद्यालय के लिए जीती? तो आप बताएंगे बैलियोल कॉलेज के लिए। अगला है ऑक्सफोर्ड डेज में। जब ये ऑक्सफोर्ड डेज में पढ़ रहे थे तब इनकी दोस्ती आर्थर ह्यूज क्लॉफ से हुई। किससे हुई? आर्थर ह्यूज क्लॉफ से हुई। 1842 में उनके पिता की हार्ट बीमारी से मृत्यु हुई। 1842 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऑक्सफोर्ड जब विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब इनकी दोस्ती आर्थर ह्यूज क्लॉफ से हुई। 1842 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। 1844 में 1 साल तक रग्बी स्कूल में सहायक स्कूल में कार्य, मतलब 1844 में जिसमें इनके पिताजी अध्यापन करते थे रग्बी स्कूल में, वहाँ इन्होंने सहायक अध्यापक के तौर पर 1844 में 1 साल क्या किया? कार्य किया। फिर क्या हुआ?
1845 में रग्बी स्कूल में कार्य करने के दौरान, जब ये कर रहे थे 1845 में कार्य करने के दौरान, उन्हें ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड का फेलो चुना गया। 1845 में ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड का क्या चुना गया? फेलो चुना गया। फेलो मीन्स मतलब वहाँ कार्य करने के लिए इन्हें मौका मिला। किसको? मैथ्यू अर्नोल्ड को। कब मौका मिला? 1845 में। 1845 में तब ये कहाँ थे? रग्बी स्कूल में ही थे। आगे क्या हुआ? 45 में तो ये चुन लिए गए ऑक्सफोर्ड वैली कॉलेज में फेलो। 1847 में ये प्राइवेट सेक्रेटरी बने। किसके? लॉर्ड लैंसडॉन के लिए। किसके? लॉर्ड लैंसडॉन, मतलब लैंसडॉन के जो मालिक थे, जिनका नाम था लॉर्ड प्रेसिडेंट थे ऑफ काउंसिल के, प्राइवेट सेक्रेटरी बने। मतलब लॉर्ड लैंसडॉन के लिए ये क्या बने? प्राइवेट सेक्रेटरी बने। कब? 1847 में। फिर 1848 में उन्हीं के साथ में, लॉर्ड लैंसडॉन के साथ में इसने स्विट्जरलैंड की भ्रमण किया और वहाँ इनको एक फ्रांसीसी लड़की मरग्यूरीट से प्यार हो गया। मरग्यूरीट से प्यार हो गया। कब? 1848 में लॉर्ड लैंसडॉन के साथ में ही स्विट्जरलैंड गए, जो जिसके ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और 1848 में फ्रांसीसी लड़की मारग्यूरेट से प्यार हो गया, लेकिन शादी नहीं कर पाए। फिर 1849 में उसकी कविताओं का प्रथम संग्रह, कविता इनकी आपने देखा था जब रग्बी स्कूल में थे तभी प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम हमने आपको बताया था एलारिक एट होम। लेकिन कविताओं का संग्रह, इनका प्रथम संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1849 में। आपसे पूछेगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड का कविताओं का प्रथम संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तब आप बताएंगे स्ट्रेड रिवेलर। क्या बताएंगे? स्ट्रेड रिवेलर प्रकाशित हुआ। और फिर 1850 में वर्ड्सवर्थ जी मर गए, ये तो आपको पता ही है। 1850 में वर्ड्सवर्थ जी मर गए। 1770 में इनका जन्म हुआ था वर्ड्सवर्थ का, तो 1850 में ये मर गए। तब आर्नोल्ड ने फ्रेजर की मैगजीन में, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई यानी 1850 में, आर्नोल्ड ने क्या किया? फ्रेजर की मैगजीन में मेमोरियल वर्सेस लिखी। मेमोरियल वर्सेस बहुत ही फेमस इनकी कविता है, 1850 में लिखी गई, और फ्रेजर की जो पत्रिका थी उसमें इन्होंने इसको प्रकाशित कराया। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मेमोरियल वर्सेस कब प्रकाशित कराई गई? तो मेमोरियल वर्सेस 1850 में प्रकाशित कराई गई फ्रेजर की मैगजीन में, और 1849 में इनकी पहली कविताओं का संग्रह आया स्ट्रेड रिवेलर। अब आया 1851 में उसने परिवार के सहयोग के लिए। अब 1851 में जब इनकी शादी हुई, किसके साथ में शादी हुई इनकी? आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था अभी हमने बताया था, इनकी शादी जो हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन के साथ में। तब पारिवारिक दबाव बना। 1851 में इन्होंने क्या किया? इंस्पेक्टर का कार्य कर लिया। किसमें? रग्बी स्कूल में ही इन्होंने इंस्पेक्टर का कार्य कर लिया, जिस पर वो 35 वर्षों तक बना रहा। कितने वर्षों तक इसने कार्य किया? 35 वर्षों तक कार्य किया। फिर 1852 आया, उसने कविताओं का दूसरा संग्रह प्रकाशित किया। पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था 1849 में, और दूसरा संग्रह जो था कविताओं का वो 1852 में प्रकाशित किया, और इस कविताओं का नाम था इम्पेडोक्लेस ऑन एटन। इम्पेडोक्लेस ऑन एटन। तुमसे पूछा जाएगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड की कविताओं का दूसरा संग्रह कब और किस नाम से आया? तो 1850 में इम्पेडोक्लेस ऑन एटन आया, और कविताएं प्रकाशित की दोनों संग्रह पाठ्यक्रम से लिए गए थे। जो प्रथम था, जो स्ट्रेड रिवेलर और इम्पेडोक्लेस ऑन एटन, ये दोनों ही कहाँ से लिए गए थे? पाठ्यक्रम से लिए गए थे। फिर 1852 के बाद 53 आया, तब उन्होंने एक न्यू एडिशन था जो प्रकाशित हुई है, दोनों संग्रहों की उचित चुनी गई कविताएं। तो इन्होंने एक न्यू एडिशन नाम से, मतलब दो बार इन्होंने संग्रह प्रकाशित कराया, एक स्ट्रेड रिवेलर 1849 में, और 1852 में दूसरा इम्पेडोक्लेस ऑन एटन। तो दोनों संग्रहों से जो चुनिंदा कविताएं थीं उनको चुन के 1853 में न्यू एडिशन से इन कविताओं को प्रकाशित कराया। लेकिन इसमें एक तो उनसे चुनी गई बढ़िया कविताएं और कुछ नई कविताएं भी जोड़ी, जैसे सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब और रुस्तम, और दी स्कॉलर गिप्सी, ये कविताएं नई जोड़ी इसने।
सोहराब एंड रुस्तम और द स्कॉलर जिप्सी। बहुत ही फेमस कविताएं हैं सोहराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी। इस संग्रह में एक महत्वपूर्ण एसे भी इसमें जोड़ा, प्रीफेस जोड़ा। कौन सा? प्रीफेस एसे, महत्वपूर्ण एसे जोड़ा। कौन सा? प्रीफेस जोड़ा, जिसमें उसने, तो फिर इन्होंने प्रीफेस जोड़ा जिसमें उसने पाठ व राष्ट्र के भावात्मक व नैतिक स्वास्थ्य के समालोचनात्मक सिद्धांत पर विचार किया। प्रीफेस जोड़ा और जिसमें देश के नाम, भावात्मक व नैतिक स्वास्थ्य के समालोचनात्मक सिद्धांत पर विचार किया। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो ये तो काम हुआ 1853 में। एक दोनों जो कविता संग्रह थे, दोनों से उन्होंने इम्पेडोकल्स और द स्ट्रेट रिवेलर कविताओं से चुनिंदा कविता, सोहराब एंड रुस्तम, द जिप्सी जैसी नई कविताएं और प्रीफेस जोड़ा जिसमें उसने राष्ट्र के नाम, भावात्मक व नैतिक स्वास्थ्य के समालोचनात्मक सिद्धांत पर विचार किया। फिर 1854 आया। 1854 में सेकेंड सीरीज प्रकाशित की जिसमें उसने नई कविता बाल्डर डेड दिखाई दी। क्या दिया? बाल्डर डेड दिखाई दी। 1854 में उसने सेकेंड सीरीज प्रकाशित की। फिर कौन सा सन आया? 1857, जिसमें अर्नोल्ड ने ऑक्सफोर्ड में पोट्री का प्रोफेसर बना। 1857 में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड में कब प्रोफेसर बना, जहां उन्होंने पहली बार लैटिन की अपेक्षा अंग्रेजी में लेक्चर दिए। पहले तो वहाँ कविता जो होती थी लैटिन में होती थी, लेकिन अब इसने जो है पहली बार वहाँ इंग्लिश में लेक्चर दिए। इन आर्नोल्ड की कई साहित्य समालोचना की। यहाँ इसने क्या किया? अर्नोल्ड ने कई साहित्य समालोचना की, साहित्य के बारे में अपने दृष्टिकोण रखे और कई किताबें प्रकाशित हुई, जैसे ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1916 में, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये यही ऑक्सफोर्ड की रचना है। तो कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सी ऑक्सफोर्ड के दौरान कविता पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई, तो इतनी है: ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। ये कविताएं यही बहुत फेमस कविताएं यहाँ पर से प्रकाशित की। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ट्रांसलेटिंग होमर, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। फिर 1861 आया जिसमें आर्थर ह्यू क्लॉफ एक कवि था और उसका बचपन का मित्र था। कौन था? 1861 में आर्थर ह्यूज क्लॉफ उसका बचपन का मित्र था। ऑक्सफोर्ड के दौरान इसकी दोस्ती हुई थी, अभी हमने पीछे बताया। 42 साल की उम्र में वो मर गया। कब मर गया? 42 साल। 1861 में जब उसकी डेथ हुई तब वो 42 साल का था। तब इन्होंने उसकी याद में, उसकी मृत्यु पर एक बहुत अच्छा पैस्टोरल एलेजी लिखा जिसका नाम है थायरसिस। क्या लिखा? थायरसिस। एक पैस्टोरल एलेजी लिखा मैथ्यू अर्नोल्ड ने आर्थर ह्यूज क्लॉफ की मृत्यु पर। ये पैस्टोरल एलेजी 1861 में उसकी मृत्यु हुई। तो 1865 आया, उसमें उसने समालोचना में निबंध लिखे। उसने जानने का प्रयास किया कि संसार में ज्ञान व विचार की अच्छी समालोचना क्या है। 1865 में उसने खूब समालोचनाएं लिखी और ये जानने का प्रयास किया कि संसार में ज्ञान व विचार की अच्छी समालोचना क्या है। कौन कौन से निबंध लिखे? जैसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। कौन सा ऐसे लिखा? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। फिर 1869 में उसने कल्चर व एनार्ची, क्या लिखा? कल्चर एंड एनार्ची लिखा। 1869 में उसने कल्चर एंड एनार्की लिखा, प्रकाशित भी करवाया इसी साल, जिससे उसे दी एपोस्टल ऑफ कल्चर की तरह जाना गया। क्या, किस नाम से जाना गया? एपोस्टल ऑफ कल्चर। क्यों जाना गया? क्योंकि 1869 में उसने कल्चर एंड एनार्की प्रकाशित करवाई, इसीलिए इसको एपोस्टल ऑफ कल्चर की तरह जाना गया। फिर वो अमेरिका का भ्रमण भी 1870 में करने गया, जिसमें उसने 3 लेक्चर्स दिए। कौन से लेक्चर्स तैयार किए? लिटरेचर एंड साइंस। 3 लेक्चर इसने अमेरिका के भ्रमण के दौरान तैयार किए। कौन कौन से? लिटरेचर एंड साइंस, इमर्सन और नंबर्स। कौन कौन से? लिटरेचर एंड साइंस, इमर्सन और नंबर्स। तो ये तो इनका जीवन परिचय हुआ। और फिर 1888 में 15 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ इनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मुख्य कार्य देख लेते हैं। 1853 में इनकी 2 बहुत ही फेमस कार्य हैं, सोहराब एंड रुस्तम
एंड अदर पोएम्स 1853 में प्रकाशित हुई। और दूसरा है प्रीफेस टू दी पोएम, ये हमने बताया था ना, जब न्यू एडिशन हुआ था 2 कविताओं संग्रह के बाद में, जब नया एडिशन तब उसने 2 कविताएं नई और प्लस उसमें से जो पहला इसका जो काव्य संग्रह था जिसका नाम था स्ट्रेड रिवेलर, और दूसरा था इम्पेडोकेल्स ऑन एटन 1852 में जो प्रकाशित हुआ था, और पहला संग्रह 1850 में। तो 1853 में तीसरा यानी न्यू एडिशन के नाम से प्रकाशित कराया। उसमें 2 नई कविताएं जोड़ी थी, एक जोड़ी थी सोहराब एंड रुस्तम एंड अदर पोएम्स, और तीसरा प्रीफेस टू दी पोएम। फिर 1855 में इसने वाल्डर डेड नामक कविता लिखी। क्या लिखी? वाल्डर डेड। अगली है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर जो अभी हमने बताया, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इसने 1855 में लिखी थी, जब ये ऑक्सफोर्ड में कवि शिक्षक नियुक्त हुआ था। 1861 में इसने लिखी थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। इसने लेक्चर दिए थे अंग्रेजी में, पहले तो लैटिन में ऑक्सफोर्ड में दिया जाता था, लेकिन इसने ही पहले लेक्चर दिया ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861 में, और 3 टाइम लेक्चर दिए। दी स्ट्रेड रिवेलर एंड दी अदर पोएम्स अपीयर्ड एनोनिमसली 1849। इसने अपने उपनाम से प्रकाशित करवाई हैं 1849 में, या कह लो ये प्रथम काव्य संग्रह था 1849 में। अगला इनकी कविता है माई सेरियनस। माई सेरिनस क्या है? माई सेरिनस। फिर अगला है इम्पेडोकेल्स ऑन एटन एंड अदर पोएम्स, ये भी 1852 में यानी दूसरा संग्रह। एसेज इन क्रिटिसिज्म, बहुत ही फेमस रचना है एसेज इन क्रिटिसिज्म। 1865 में इन्होंने ये काव्य ऐसे जो है ये प्रकाशित कराया। 1865 से 88 के मध्य में ये लिखा गया, और 1865 में ये लिखा और 88 तक ये जितने भी ऐसे थे इसमें इसी में संग्रहित करके प्रकाशित कराए गए। मतलब एसेज ऑन क्रिटिसिज्म तो लिखा गया 1865 में, लेकिन फिर इस दोबारा से इसको प्रकाशित कराया गया। तो ये काव्य संग्रह ऐसे का है जिसमें 1865 से 1888 तक के जितने भी इन्होंने निबंध लिखे वो सब इसी में सम्मिलित हैं। अगला है ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, एक बहुत ही फेमस इनकी ऐसे है, 1867 में लिखा गया, लेक्चर है एक तरीके से, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। अगला है ये 1867 में। अगला है फ्रेंडशिप्स ऑफ गॉरलैंड, 1871 में ही ये भी लेक्चर है, एंड एक्सटेंशन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ हिज अनइनलाइटेंड मिडिल क्लासेस, बहुत ही है। फ्रेंडशिप्स गॉरलैंड 1861 में, जिसका उपनाम है एन एक्सटेंशन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, उसका एक समालोचना है किस पर? मध्य वर्ग को जगाने का उसका एक आलोचना है, किसमें? फ्रेंडशिप गॉरलैंड्स 1871 में प्रकाशित हुआ। कल्चर एंड एनॉर्की 1869 में, आप जानते हो कल्चर एंड एनॉर्की प्रकाशित करवाया, जिससे इसको जाना गया एपोस्टल ऑफ कल्चर की तरह जाना गया। अगला है सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म 1870, कब ये प्रकाशित हुई? सेंट पॉल्स एंड प्रोटेस्टेंटिज्म 1870 में। लिटरेचर एंड डोगमा 1873 में। लिटरेचर एंड डोगमा कब प्रकाशित हुई? 1873 में। गॉड एंड द बाइबल 1875 में। गॉड एंड द बाइबल 1875 में। और लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन, ये 1877 में। लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन, ये 1877 में। डिस्कोर्सेस इन अमेरिका 1885 में। डिस्कोर्सेस इन अमेरिका, ये 1885 में प्रकाशित हुई। सिविलाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ही फेमस है। सिविलाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का ऐसे है। मीरोप एक ट्रेजेडी है, 1858 में प्रकाशित हुई। मीरोप एक ट्रेजेडी है मैथ्यू अर्नोल्ड की, जो 1858 में प्रकाशित हुई। इंग्लैंड एंड द इटालियन क्वेश्चन 1859 में प्रकाशित हुआ। इंग्लैंड एंड द इटालियन क्वेश्चन, ये 1859 में प्रकाशित हुई। और भी सम कुछ प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, पोयम हैं, उनको देख लीजिएगा। जैसे डबर बीच, बहुत ही फेमस कविता है, 1867 में प्रकाशित हुई। रग्बी चैपल, ये एक एलेजी है, ये भी बहुत अच्छी पोयम है रग्बी चैपल,
1867 में ही प्रकाशित हुई। दी स्कॉलर जिप्सी एलेजी, ये भी बहुत फेमस कविता है। डबरविच रग्बी चैपल 1867 में, और रग्बी चैपल एक एलेजी है, और स्कॉलर जिप्सी भी एक एलेजी है, ये भी 1867-68 में प्रकाशित हुई। थायरसिस बहुत ही फेमस 1861 में ही प्रकाशित हुई है। थायरसिस जब इनका मित्र की ख़त्म हुई थी, एलेजी ही है। दी फॉरसैकन मरमैन, ये भी बहुत अच्छी फेमस कविता है। स्टेंजास फ्रॉम दी ग्रांडी चार्ट्रिस, ये भी बहुत अच्छी कविता है। अगला है दी साउथर्न नाइट, बहुत ही फेमस कविता। साउथर्न नाइट स्विट्जरलैंड, साउथर्न नाइट स्विट्जरलैंड, रिक्यूस्कर, ओवरमैन, शेक्सपियर, दी फ्यूचर, ये कविताएं किसकी हैं सारी? ये सारी कविताएं मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं। दी साउथर्न नाइट, स्विट्जरलैंड, रिक्यूस्कर, ओवरमैन, शेक्सपियर, दी फ्यूचर, ये सारी कविताएं किसकी हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड की। और भी कविताएं हैं जैसे कैंगस्टन गार्डन्स, फिलोमेला, किंगस्टन गार्डन्स, फिलोमेला, ह्यूमन लाइफ और कैलिक्लेस सॉन्ग, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सब मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं। कैलिक्लेस सॉन्ग। अगली रचनाएं हैं मॉरल्टी, बहुत अच्छी कविता है। गेस्ट ग्रेव, ये भी उन्हीं की है। मॉरल्टी, गेस्ट ग्रेव, ट्रिस्ट्रैम एंड इसेल्ट, एलरिकेट रोम, बहुत अच्छी है। एलरिकेट रोम बहुत अच्छी कविता है। और भी कविताएं हैं जैसे क्रॉमवेल एक प्राइज प्रोम है, इसमें एक इनाम मिला था क्रॉमवेल में 1843 में। ए टेररिस्ट एट बेर टू मर्ग्यूरेट, इनकी पत्नी के नाम इन्होंने लिखा था मर्ग्यूरेट। फेडेड लिव्स, बहुत ही फेमस कविता। मेमोरियल वर्सेस 1850 में लिखी गई। पोएम कुछ हैं, न्यू एडिशन 1853, सेकेंड सीरीज 1855 में आई। ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर 1869 में प्रोज ये वर्क है। ऑन द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर बहुत ही फेमस है। द 100 ग्रेटेस्ट मैन, पोर्ट्रेज ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिस्ट्री 1869 में, ये भी प्रोज वर्क है। क्या? द 100 ग्रेटेस्ट मैन, जिसमें जो है 100 महान व्यक्तियों का इतिहास के वर्णन किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट 1886 में इनकी लास्ट पोएम आई, प्रोज वर्क आया एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये तो इनका पूरा जीवन परिचय हुआ, पूरा काव्य सौंदर्य, पूरा काव्य के बारे में हमने परिचय दिया। अब कुछ हम सुधीर के अरोरा की पुस्तक के कुछ क्वेश्चन आपसे जल्दी में पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही थॉट क्लासिक्स एट रग्बी, जिसने पढ़ाया पौराणिक ग्रंथों के बारे में रग्बी में। एंड बीकेम इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और जो लॉर्ड लैंसडाउन की सरकार के अंतर्गत एक निरीक्षक भी बना स्कूलों का। ही गॉट दी न्यूडिगेट पोट्री प्राइज फॉर क्रॉमवेल कविता उनकी जो 1843 में थी, उसमें इनको प्राप्त हुआ था कौन सा पुरस्कार? न्यूडिगेट पोट्री प्राइज भी मिला क्रॉमवेल, 1843 में वो कविता लिखी। तो जिसने रग्बी में क्लासिक्स पढ़ाया, जो स्कूल का इंस्पेक्टर बना लॉर्ड लैंसडाउन के अध्ययन में, और क्रॉमवेल कविता के लिए न्यूगेट पोट्री प्राइज भी जीता उसने। और 10 साल के लिए 1857 से 1867 तक वो प्रोफेसर भी रहा। कहाँ? ऑक्सफोर्ड में रहा, काव्य का प्रोफेसर रहा ऑक्सफोर्ड में 10 साल के लिए, 1857 से 1867 तक। और क्या रहा? एट ऑक्सफोर्ड ही डिलीवर्ड हिज फेमस लेक्चर, उसने वहीं ऑक्सफोर्ड में ही कुछ फेमस लेक्चर दिए जिनका संग्रह भी प्रकाशित कराया गया प्रोज में। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, किस पर उसने लेक्चर दिए? ट्रांसलेटिंग होमर पर लेक्चर भी दिए। कौन है वो? तो वो और कोई नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड जी हैं। हु इज़ द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज? टेनिसन हैं महान कवि और समालोचक विक्टोरियन एज के, या कार्लिले हैं, या अर्नोल्ड हैं, या ब्राउनिंग हैं? तो इसमें जो हैं पोएट और क्रिटिक हैं कौन? अर्नोल्ड साहब। तीसरा क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट,
मैथ्यू अर्नोल्ड कहाँ शिक्षित हुए? तो ये तो हमने बताया है पहले, रग्बी स्कूल में 1822 में इनका जन्म हुआ था और फिर 1828 में इनका एडमिशन कराया गया। और फिर इसके बाद में ये कहाँ पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़े थे, जिसमें रग्बी स्कूल में इनके पिता हेडमास्टर थे। तो मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड कहाँ एजुकेटेड? रग्बी स्कूल और ऑक्सफोर्ड में। अगला लिखा व्हेन डिड बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर? ऑक्सफोर्ड में कब ये प्रोफेसर बने? तो आपको पता है ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ये 1857 में बने। अभी आया 1857 से 1867 तक 10 साल तक ये प्रोफेसर रहे थे। और वहाँ इन्होंने ट्रांसलेटिंग ऑन होमर पर इन्होंने अपने लेक्चर भी दिए थे। फिर आगे है क्वेश्चन, हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? किसका जीवन समालोचना और महान गंभीरता से भरा हुआ है? तो अर्नोल्ड जी का। लैम्ब, चासर, टी.एस. इलियट की बजाय अर्नोल्ड साहब। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडशिप गारलैंड वाज इंटेंडेड टू स्विट्जरलैंड एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड होम ही कॉल्स। मतलब एक इनकी रचना है, अभी हमने बताई थी, कौन सी रचना बताई थी? तो फ्रेंडशिप गारलैंड वाज इंटेंडेड टू सैटराइज एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास। उन्होंने फ्रेंडशिप गारलैंड जो इनकी रचना है 1871 में आई थी, उसमें इन्होंने मिडिल वर्ग के बारे में सुधार की भी बात की है, उन पर टिप्पणी भी की है। ही कॉल्स, उन्होंने किसके बारे में बताया, किसको पुकारा है? तो उसने पुकारा है फिलिस्टीन्स को पुकारा है। किसको पुकारा है? फिलिस्टीन्स को पुकारा है और उन्हें जगाने की कोशिश की है, मिडिल क्लास वालों को। अगला है, पोट्री की परिभाषा दी है बहुत अच्छी मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने। पोट्री इज ए क्रिटिसिज्म, कविता जो है एक समालोचना है जीवन का, और जीवन का समालोचना तो है ही, और किसके अंतर्गत? अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म वो है द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। मतलब पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी के नियमों के द्वारा इस प्रकार के समालोचना के लिए फिक्स कंडीशन में जीवन की समालोचना करना ही कविता है। मतलब सुंदरता भी सत्य हो और पोएटिक ट्रूथ भी, नियमों को भी सत्य, ये नहीं सत्यता का कोई आभास ना हो। और ऐसी कविता जब लिखी जाती है तब वही जीवन का समालोचना होता है और वही कविता होती है। तो ये पोट्री की कविता जो है, पोट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये उन्होंने लिखा है अर्नोल्ड ने लिखा है स्टडी ऑफ पोट्री में, ये परिभाषा दी है। किसमें दी है? स्टडी ऑफ पोट्री में। 8वां क्वेश्चन है द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम जो 1853 में प्रकाशित हुई थी, ये इसकी जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? शाहनमा से ली गई है। और शाहनमा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। शाहनमा से सोहराब और रुस्तम की जो थीम है वो ली गई है, और शाहनमा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। अगला है मैथ्यू अर्नोल्ड लैमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लॉफ इन। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो रोते हैं अपने मित्र आर्थर क्लॉफ के लिए। किस में रोते हैं? थायरसिस में रोते हैं। थायरसिस एक इनकी पेस्टोरल एलेजी है, और जिसको इन्होंने थायरसिस को लिखा है 1861 में। इनके जो मित्र ख़त्म हो गए थे, जो एक कवि थे और बचपन के मित्र थे, 42 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। अगला है वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब दो संसारों के मध्य में वंडरिंग करना। वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न with now where at to rest my head like these on earth I wait for land where do these line appears। ये लाइनें कहाँ दिखाई देती? वंडरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब दो संसारों के मध्य में घूमना। वन डेड, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, द अदर पावरलेस, तब दूसरा पावरलेस हो जाता है। टू बी बॉर्न, मतलब बिना जन्म लिए ही वो पावरलेस हो जाता है। विद नाउ वेयर, इस प्रकार एट टू रेस्ट माई हेड, ये लाइन जो है कहाँ कही गई हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो ये लाइनें कही गई हैं स्टेंजा फ्रॉम दी ग्रैंड चार्ट्र्यूस में। कहाँ कही गई हैं? स्टेंजा फ्रॉम दी ग्रैंड चार्ट्र्यूस में, अर्नोल्ड के द्वारा जो रचना है। अगला है द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इज नाइदर टू फाइंड फॉल्ट
क्रिटिसिज्म का बिजनेस है किसी में ना तो किसी की गलतियों को पाना और ना ही किसी की ओन लर्निंग, ना तो किसी अपने क्रिटिक के द्वारा अपने ज्ञान को डिस्प्ले करना। मतलब समालोचना का बिजनेस जो है ना तो किसी की गलतियों को ढूंढना है और ना तो किसी समालोचक को अपने ज्ञान की दिखावा करना है। इट इज नो, ये जाना जाता है, द वेस्ट, ये सर्वोत्तम विचार है, विच हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। आपके विचार क्या हैं, ये सर्वोत्तम तरीका है अपना विचारों को कहने का संसार में। किसी की गलतियों को ढूंढना नहीं, अपने ज्ञान को दिखावा नहीं और ना तो किसी का प्रभाव अपने पर लाने दो। ये सर्वोत्तम तरीका है संसार में अपने को दिखाने का। ये जो विचार है अर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की में कहा है, कि स्टडी ऑफ पोट्री में कहा है, या एसे इन क्रिटिसिज्म में कहा है, नन ऑफ दिस। तो ये कहा है एसेज इन क्रिटिसिज्म में ये कहा है कि बिजनेस नहीं है ये, क्रिटिसिज्म कोई व्यवसाय नहीं है, ना तो किसी की गलतियों को ढूंढना ना तो अपनी बड़ाई करना। ये तो सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप संसार में अपनी विचारों को प्रस्तुत कर सकते हो। विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड इज प्ली फॉर लिबर्टी इन रिलीजन, कौन सा कार्य अर्नोल्ड का धर्म में उदारता को शामिल करने का निवेदन करता है? तो लिटरेचर एंड डोगमा जो इनका कार्य है उसमें इन्होंने बताया है कि धर्म में उदारता जो है शामिल की जानी चाहिए, ऐसा निवेदन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड डू वी फाइंड द टर्म्स लाइक, हम किस कार्य में कल्चर, बारबेरिज्म, फिलिस्टीन्स एंड हैवरिज्म ये शब्द पाते हैं? तो ये और ये कार्य जो है 1869 में लिखा गया। मतलब कौन से इनके कार्य में पाते हैं? तो कल्चर, बारबेरियन, फिलिस्टीन और हैरवियन ये शब्द जो हैं ये किस में पाए जाते हैं? कल्चर और एनार्की में पाए जाते हैं, 1869 में जो लिखी गई। और अर्नोल्ड ने धर्म में उदारता होनी चाहिए ये प्रकाशित लिटरेचर एंड डोगमा के माध्यम से किया। और अगला है भाई, विच एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, मतलब एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस किसके टर्म में जाना गया? किसमें? कल्चर एंड एनार्की में एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस जो है किसके द्वारा जाना गया? तो ये जाना गया बारबेरियन। तो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस किस नाम से जाना गया? तो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस जाना गया बारबेरियन से। अगला है द टर्म यूज्ड अर्नोल्ड, अर्नोल्ड ने टर्म यूज किया मिडिल क्लासेस के लिए, नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब किसको उन्होंने मिडिल क्लासेस में कहा? नैरो माइंडेड और सेल्फ सेटिस्फाइड। तो नैरो माइंडेड और सेल्फ सेटिस्फाइड कहा है उन्होंने फिलिस्टीन को। किसको कहा है? फिलिस्टीन को। अगला है द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर मोरल एजुकेशन, अर्नोल्ड ने नैतिक शिक्षा के लिए किस टर्म को यूज किया है? तो नैतिक शिक्षा के लिए अर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की में यूज किया है हेब्रेइज्म। किसको? हेब्रेइज्म। 17 क्वेश्चन नंबर 17, दिस पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये कविता जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो नैरेट्स, जो एक वर्णन करती है द स्टोरी ऑफ किंग माइसेरिनस ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के राजा माइसेरिनस के बारे में कहानी उसकी वर्णित करती है और कविता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग है कविता एक। और जो इजिप्ट के राजा माइसेरिनस की कहानी का वर्णन करती है, द किंग इज इन्फॉर्म्ड, राजा को सूचना दी जाती है कि ही वुड मीट हिज एंड इन 6 years, उसे ऐसा बताया जाता है कि उसकी 6 सालों में मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की कुछ कहानी उस कविता में बताई जाती है इजिप्ट के राजा माइसेरिनस की, जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो वो कौन सी कहानी है? तो वो कौन सी कहानी कौन सी पोएम है? तो वो पोएम है माइसेरिनस। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि माइसेरिनस में किस राजा का वर्णन किया गया है? तो इजिप्ट के राजा माइसेरिनस का वर्णन किया गया है। क्या है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या उसमें कहानी है? तो उसमें बताया जाता है कि उसे 6 साल में मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो इसी के उपाय वो सोचता है और अपने विचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इट इज ए पोएम अबाउट एम्पेडोक्लेस, ये कविता जो है एम्पेडोक्लेस के बारे में है। और एम्पेडोक्लेस एक फिलोसफर है, कहाँ का? सिसिली का एक दार्शनिक है। कौन? एम्पेडोक्लेस।
एंड हिज सुसाइड बाई जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ द वाल्केनो। वाल्केनो के क्रेटर में कूदकर उसकी सुसाइड के बारे में कविता बताती है। एम्पेडोक्लेस जो एक दार्शनिक है, सिसिली का दार्शनिक है। कौन? एम्पेडोक्लेस। एम्पेडोक्लेस एक सिसिली का दार्शनिक है और उसकी जो उसने आत्महत्या कर ली थी, किसमें कूदकर? वाल्केनो के क्रेटर में कूदकर। तो वो कौन सी कविता है जिसमें एम्पेडोक्लेस के बारे में बताया गया है, सिसिली के दार्शनिक जो थे? तो वो कविता है आपकी एम्पेडोक्लेस ऑन एटना। कौन सी है? एम्पेडोक्लेस ऑन एटना। अगला है थायरसिस। सभी लोग जानते हैं ये पेस्टोरल एलेजी है जो 1861 में लिखी गई आर्थर हैलम के लिए। विच पोएम डिड आर्नोल्ड राइट इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड। कौन सी कविता मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने पिता थॉमस आर्नोल्ड के याद में लिखी? तो ये कविता लिखी उन्होंने रग्बी चैपल कविता उन्होंने अपने पिता की याद में लिखी, जो 1821 में हेडमास्टर बने थे रग्बी चैपल स्कूल के। अगला है दिस पोएम नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर। और ऑक्सफोर्ड विद्वान के लाभ का वर्णन करती है यह कविता। हु वाज टायर्ड ऑफ सीकिंग, जो थकी हुई है एडवांसमेंट, जॉइंस द जिप्सीज टू लर्न देयर लोर, रोम्स इन द वर्ल्ड विथ देम एंड स्टिल हंट्स द ऑक्सफोर्ड द कंट्री साइड, आइडेंटिफाई द पोएम। इस कविता को आप पहचानिएगा जिसमें ऑक्सफोर्ड विद्वान के लाभ बताए गए, एडवेंचर्स बताए गए हैं और वो थका हुआ है। कौन सा? एडवांसमेंट, जॉइंस, जिप्सी लर्न देयर लोर, अपनी लोअर जानने के लिए, रोम्स जानने के लिए, संसार में वो बहुत थक चुका है जनाने के लिए। तो वो कविता है आपकी द स्कॉलर जिप्सी। कौन सी कविता है? द स्कॉलर जिप्सी। अगला है लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज इज थीम ऑफ। फेथ के लॉस ऑफ फेथ, विक्टोरियन युग में लॉस ऑफ फेथ की थीम क्या थी? वो थीम है डबर बीच। मतलब डबर बीच में थीम क्या है? लॉस ऑफ फेथ की थीम है। विक्टोरियन एज में जो लॉस हुआ है फेथ का, उसका विषय किस कविता में है? तो ना स्कॉलर जिप्सी में है, ना मार्गेरिट में है, ना मोरल्टी में है। तो ये थीम है डबर बीच का। अगला है मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार। आदमी ना तो बना सकता है ना तो बिगाड़ सकता है। ये लाइन कहाँ, किस पोएम में दिखाई देती है? तो आदमी ना तो बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, तो ये लाइन दिखाई देती है लाइन्स रिटन इन कैनिंगस्टन गार्डन्स। किसमें ये लाइन दिखाई देती है? आदमी ना तो बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, ये लाइन दिखाई देती है लाइन्स रिटन इन कैनिंगस्टन गार्डन्स। अगला है अदर सेवाइड्स अवर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री। बहुत अच्छी लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है। अदर सेवाइड अवर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री, सभी पर हमारा ये सवाल उठता है लेकिन तुम इससे फ्री हो। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं। थाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी कला। आउट टॉपिंग नॉलेज, सभी नॉलेज से भरे हुए हैं, टॉप नॉलेज से भरे हुए हैं। फॉर दी लॉफ्टिस्ट हिल हु टू स्टार्स एंड क्राउस हिज मैजेस्टी, दीज लाइन से फिर। ये लाइन किस में दिखाई देती हैं? सभी पर क्वेश्चन हम पूछते हैं लेकिन तुम इससे फ्री हो। मैं कई बार पूछता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी कला सदैव टॉप नॉलेज देती है। फार लॉफ्टिएस्ट हिल, तुम सबसे लॉफ्टिएस्ट हिल पर हो जो स्टार्स जहाँ से दिखते हैं मैजेस्टी के। मतलब मैजेस्टी मतलब जो रहस्य है उसके भी स्टार्स दिखाए हैं तुमने। तो ये अर्नोल्ड ने लिखा है शेक्सपियर कविता में। कहाँ लिखा है? शेक्सपियर कविता जो लिखी गई उसमें इन्होंने लिखा है अदर से वाइड अवर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री। बहुत ही फेमस लाइन है। वी आस्क एंड आस्क थाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टिस्ट हिल who to the stars uncrowns his majesty। नेक्स्ट लाइन 25, thou saidest one aim one business one desire, तुम्हारा एक ही उद्देश्य था, एक ही बिजनेस था और एक ही डिजायर थी। ये लाइन किससे है? ये लाइन है द स्कॉलर जिप्सी से। thou saidest, thou hadest one aim, तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, एक ही बिजनेस, एक ही इच्छा है। स्कॉलर जिप्सी से लाइन आई है। विच पोएम ऑफ अर्नोल्ड बिगिंस विद, कौन सी कविता अर्नोल्ड की इस लाइन से शुरू होती है? कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। तो ये लाइन कौन सी कविता शुरू होती है इस लाइन से? कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। तो ये कविता शुरू होती है रग्बी चैपल। बहुत अच्छी। अगर तुमसे कोई पूछे कि रग्बी चैपल की शुरुआत किस लाइन से होती है तो कोल्डली सैडली
descends the autumn evening. Next question. Self schooled, self scanned, self honored, self secure. ये लाइन किस में दिखाई देती हैं? सेल्फ स्कूल्ड स्वयं शिक्षित, स्वयं स्कैंड स्वयं सम्मानित, स्वयं सिक्योर। सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, ये लाइन दिखाई देती हैं शेक्सपियर आर्नोल्ड के द्वारा जो कविता लिखी गई है शेक्सपियर की, उसमें दिखाई देता है सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। अगला है आल पेंस द इमॉर्टल स्प्राइट मस्ट इंड्यूर, all weakness which impairs, all griefs which how both find their sole speech in that victorious brow. These lines are from pens of Matthew Arnold about. तो ये लाइन दिखाई देती हैं शेक्सपियर कविता में। ये कहते हैं शेक्सपियर के बारे में क्या? all pains the immortal sprite must endure, सभी दर्द नास्वर स्प्राइट मतलब जो अमर है आत्मा, मस्ट इंड्यूर अवश्य इंड्यूर करते हैं। आल वीकनेस सारी कमजोरियां जो इम्पेयर्स, आल ग्रिप्स विच हाउ फाइंड देयर सोल स्पीच इन देयर विक्टोरियस ब्रो, ये शेक्सपियर के बारे में बताते हैं। अगला है लेबरर्स दैट शैल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन, मजदूर जो कभी फेल नहीं होंगे जबकि आदमी चले जाएंगे। तो ये लिखा है क्यूट वर्क में अर्नोल्ड ने। ये लाइन कहाँ की है? मजदूर जो कभी भी फेल नहीं होंगे जबकि आदमी चले जाएंगे, ये क्यूट वर्क में उन्होंने लाइन लिखी है। आगे लिखा है दी एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ टेक रिफ्यूज देयर, दीज लाइन्स आर इन। ये लाइनें कहाँ दिखाई देती हैं? लाइनें दिखाई देती हैं मेमोरियल वर्सेस में। दी एंड इज एवरी हैंड, अंत तो प्रत्येक जगह होता। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, केवल कला ही सत्य सदैव रहेगी। टेक रिफ्यूज देयर, और यहाँ ही शरण लेनी चाहिए। मतलब अंत तो हर एक वस्तु का है, केवल कला ही सदैव बनी रहेगी, सत्य है, तो यहीं हमें रिफ्यूज लेना चाहिए, यहीं शरण लेना चाहिए। ये मेमोरियल वर्सेस में लिखा है। नेक्स्ट लाइन है वी मॉर्टल मिलियंस लाइव एलोन। ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? हम नास्वर मिलियंस लिव एलोन, वी मॉर्टल मिलियंस लिव एलोन, ये लाइन दिखाई देती है मार्गरेट इसोलेशन। ये सांत्वना है अपनी पत्नी के प्रति। टू मार्गरेट जो पोएम थी उसमें इन्होंने लिखा है वी मॉर्टल मिलियंस लिव एलोन, हम अकेले जीते हैं नास्वर व्यक्ति। अगला लाइन है ए गॉड देयर शिवरेन रूल्ड एंड बेड बेटविक्स्ट देयर सोर्स टू बी दी अनप्लेम्ड साल्ट इंस्ट्रेंटिंग सी। ए गॉड देयर शिवरेंज रूल्ड and bade betwixt their source to be the unplumbed salt in stranging sea. दी ये लाइनें कहाँ दिखाई दी गई? ये लाइनें दिखाई दी हैं मार्गरेट एसोलेशन में दिखाई दी हैं। अगला है ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइनिंग मैन, मतलब सत्य जो है बैठ जाता है मृतक व्यक्ति के ओंठों पर। इज ए वेरी पॉपुलर लाइन, बहुत ही फेमस लाइन है ये। क्विटेड फॉर दी पर्सोनिफिकेशन की बहुत, यानी मानवीकरण, फिगर ऑफ स्पीच की बहुत ही फेमस लाइन है कि मरते हुए व्यक्ति के ओंठों पर सत्य बैठ जाता है। ये लाइन जो है वो सोहराब एंड रुस्तम से ली गई है। चासर लॉक्स हाई सीरियसनेस, चासर ने हाई सीरियसनेस लक्स कमी कर दी। हु से, ये कहा है अर्नोल्ड ने, चासर लॉक्स हाई सीरियसनेस। 35 हु गेव द टच स्टोन मेथड, टच स्टोन का मेथड किसने दिया? अर्नोल्ड ने दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्रिटिसिज्म का है अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्रिटिसिज्म का है अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग डिसइंटरेस्टेडनेस, आरुचिकता। ए पोट्री वर्ड रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज, कविता एक विद्रोह है नैतिक विचारों के खिलाफ। इज ए पोट्री ऑफ रिवोल्ट, और कविता एक विद्रोह है जीवन के खिलाफ। नैतिक विचारों के खिलाफ कविता विद्रोह है, जीवन के खिलाफ कविता विद्रोह है, और कविता इनडिफरेंस टूवर्ड्स मोरल आइडियाज, और वो भिन्न है नैतिक विचारों की तरफ। इज पोट्री ऑफ इनडिफरेंस टूवर्ड लाइफ, और जीवन के तरफ अभिन्न है, मतलब विचारों के नैतिक विचारों के खिलाफ है, जीवन के खिलाफ है,
और ये भिन्न भी है नैतिक विचारों से और जीवन से, ये कहा है अर्नोल्ड ने। अगला, अर्नोल्ड सिलेक्टेड सम पैसेज फ्रॉम होमर। अर्नोल्ड ने होमर के लेखों से, दांते के लेखों से, शेक्सपियर के कवि और मिल्टन जैसे कवियों से कुछ पैसेज जो है सिलेक्ट किए थे। प्रूव हिज मेथड, अपने मेथड को सिद्ध करने के लिए, और उन्होंने होमर, दांते और शेक्सपियर, मिल्टन जैसे कवियों से भी कुछ पैसेज लिए थे। तो वो कौन सा ऐसा मेथड था जिसको सिद्ध करने के लिए होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन जैसे कवियों से पैसेज उसने लिए? तो वो इनका मेथड था टच स्टोन मेथड। और सुधीर के अरोरा का लास्ट क्वेश्चन मैथ्यू अर्नोल्ड का। इस तरीके से हमने पूरा जीवन परिचय रंजीत सिंह का और इसका भी बताया, और क्वेश्चन सुधीर के अरोरा आप यही बार बार वीडियो देखें, बार बार इसको देखें, आप इससे हटकर कुछ भी टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किसने कहा 18वीं शताब्दी को प्रोज और तर्क का युग किसने कहा? गद्य और तर्क का युग अर्नोल्ड ने 18वीं शताब्दी को कहा। तो इस वीडियो को बार बार देखें। मैथ्यू अर्नोल्ड, एक ही वीडियो में हमने समस्त क्वेश्चन समेटने की कोशिश की है। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।